हेलो एंड वेलकम। मैं मधु शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की पॉल साइंस का सेकंड पार्ट दो ध्रुवीयता का अंत का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर की फर्स्ट और सेकंड वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। पूर्वी सोवियत संघ में, यहाँ पे पूर्वी सोवियत संघ वर्ड यूज किया हुआ है। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ अब नहीं है, अब विघटन हो चुका है, वो अलग हो चुका है। अब सोवियत संघ नाम का कोई देश बचा ही नहीं दुनिया में, इसलिए यहाँ पे आप पूर्वी सोवियत संघ यूज किया कि पहले के टाइम पे जो सोवियत संघ था उसमें जो गणराज्य शामिल थे, गणराज्यों को अब किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ रहा था। सोवियत संघ के विघटन के बाद उससे जो गणराज्य अलग हुए उन्हें कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सबसे पहले यहाँ पे चेचन्या और दागिस्तान, ठीक है, ये उसके गणराज्यों के नाम है, चेचन्या और दागिस्तान। रूस के दो गणराज्य चेचन्या, अब यहाँ पे रूस शब्द यूज कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना। अब सोवियत संघ शब्द यूज नहीं करें क्योंकि उसका विघटन हो चुका है। रूस के दो गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चल रहे थे। अलगाववादी आंदोलन क्या होता है कि जब लोग अलग होने की मांग उठा देते हैं और उसी के समर्थन में आंदोलन चलाते हैं। मास्को ने चेचन विद्रोहियों को निपटाने के जो तरीके अपनाए और जिस गैर जिम्मेदार तरीके से सैन्य बमबारी की, उस आंदोलन को कुचलने के लिए मास्को ने जिस तरीके का रवैया अपनाया उसमें मानवाधिकार का व्यापक तौर पर उल्लंघन हुआ। मानवाधिकार मतलब कि काफी ज्यादा लोगों के अधिकारों का हनन हुआ। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि काफी बड़े लेवल पर लोगों की जाने गई, लेकिन इससे भी आज़ादी की आवाज़ दबाई नहीं जा सकी। सेकंड है ताजिकिस्तान, ठीक है। ताजिकिस्तान 10 वर्षों यानी 2001 तक जो सोवियत संघ है उसका विघटन कब हुआ था? 1991 में हुआ था ना। तो 1991 से 2001 तक 10 साल होते हैं। तो उसके विघटन से लेकर 10 सालों तक दागिस्तान गृह युद्ध की चपेट में रहा। गृह युद्ध क्या होता है कि जब अपने ही दागिस्तान के अंदर ही युद्ध चल रहा था, ठीक है, आपस में ही युद्ध चल रहा था। इस पूरे क्षेत्र में कई सांप्रदायिक संघर्ष चल रहे थे। सांप्रदायिक संघर्ष होते हैं कि जब जाति या धर्म को लेकर लड़ाई होती है। तीसरा है अजरबैजान। अजरबैजान और अर्मेनिया का आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, ठीक है, तो दैट वुड बी इजी टू कनेक्ट नाउ। अजरबैजान अजरबैजान का एक प्रांत नगर्नो काराबाख है, ठीक है। अजरबैजान में एक जगह है जिसका नाम क्या है? नगर्नो काराबाख है। ये नाम आपने न्यूज़ चैनल में काफ़ी बार सुना होगा। यहाँ के कुछ स्थानीय अर्मेनियाई, अजरबैजान में कुछ स्थानीय अर्मेनियाई लोग अलग होकर अर्मेनिया से मिलना चाहते हैं। मतलब साफ सीधी बात यह है कि अजरबैजान में कुछ अर्मेनियाई लोग रहते हैं और वो आवाज़ उठाते हैं कि हमें अर्मेनिया से मिलना है। फिर है जॉर्जिया। जॉर्जिया में दो प्रांत स्वतंत्रता चाहते हैं और गृह युद्ध लड़ रहे हैं। जॉर्जिया के अंदर भी दो ऐसी जगहें हैं जो स्वतंत्रता की मांग उठाते हैं, कहते हैं कि हमें स्वतंत्र कर दो, हमें नहीं रहना आपके साथ, और वो भी गृह युद्ध झेल रहे हैं। यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया। किर्गिस्तान, यूक्रेन और जॉर्जिया में मौजूदा शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे हैं। ये जो तीन आपको गणराज्य दे रखे हैं, इन गणराज्यों में जो मौजूदा शासन वहाँ पे है, मतलब कि इस टाइम पे जो शासन चल रहा है, लोग उस शासन को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हैं, कोशिश कर रहे हैं। 6 है चेकोस्लोवाकिया। पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक दो भागों में बट गया। मतलब कि जो चेकोस्लोवाकिया है उसका जो विघटन हुआ, विघटन नहीं कह सकते, उसका जो वो जो भागों में बटा, तो वो काफ़ी शांतिपूर्वक दो भागों में बट गया, जिसमें से एक भाग का नाम क्या रखा? चेक, और दूसरे का स्लोवाकिया। नाम के दो देश बने। चेकोस्लोवाकिया टूटकर चेक और स्लोवाकिया में कन्वर्ट हो गया। फिर है यूगोस्लाविया। सन 1991 के बाद, मतलब कि सोवियत संघ के विघटन के बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया और इसमें ब्रोस्निया है,
गोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ये यहाँ पे जो तीन राज्यों के नाम, तीन गणराज्यों के नाम दे रखे हैं, ये किस में शामिल थे? यूगोस्लाविया में शामिल थे। और 1991 के बाद, सोवियत संघ के विघटन के बाद इस गणराज्य का भी विघटन हो गया और इन तीनों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। फिर है अमेरिका। अब यहाँ पे अमेरिका कैसे आ गया? अब आप बोलेंगे अमेरिका तो उसका वो था ही नहीं हिस्सा। हाँ, मगर क्वेश्चन ये था कि गणराज्यों को कैसे किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, और सारी परेशानी की जड़ यही है, अमेरिका। सोवियत संघ के गणराज्यों को ना चाहते हुए भी अमेरिका का वर्चस्व झेलना पड़ रहा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत और सोवियत संघ के संबंधों को विस्तार से लिखिए। हर चैप्टर के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा कि भारत का उसमें क्या, भारत ने उस पर उस टाइम कैसे रिएक्ट किया। ठीक है, भारत और सोवियत संघ के अब जो संबंध है, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि बहुत ही अच्छे संबंध है हमारे। ठीक है, मगर सिर्फ इतना कहना काफ़ी नहीं है, वी हैव टू डिफाइन इट। पहला है शीत युद्ध के दौरान, मतलब कि जब शीत युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट वीडियो। ओके, शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत गहरे थे। इससे आलोचकों को यह कहने का अवसर भी मिला कि भारत सोवियत संघ के खेमे का हिस्सा था। मतलब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे संबंध इतने ज़्यादा गहरे थे कि आलोचकों को यह कहने का अवसर मिल गया कि भारत सिर्फ दिखाता कि वो गुणनिरपेक्षता को फॉलो कर रहा है, गुणनिरपेक्षता का पालन कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली वो सोवियत संघ के खेमे का एक हिस्सा बना हुआ है। फिर आर्थिक मतलब फाइनेंशियल। हमारे आर्थिक संबंध कैसे हैं? सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो, ये नाम है, ठीक है, भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के साथ कारखानों तथा भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी मशीनरी संयंत्रों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता दिया है। जैसे सोवियत संघ ने तेल के संकट की घड़ी में हमेशा भारत की मदद की है, फिर है संस्कृति। हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में लोकप्रिय हैं। बड़ी संख्या में भारतीय लेखक और कलाकारों ने संघ की यात्रा की। कि हमारी जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड को वहाँ काफ़ी पसंद किया जाता है। हमारे काफ़ी एक्ट्रेस ने वहाँ पे मतलब कि घूमे, ठीक है, गए वहाँ पे, यात्रा की। राजनीतिक। सोवियत संघ ने भारत के संघर्षों के दिनों, मतलब कि जब हम बहुत ज़्यादा संघर्ष झेल रहे थे, उस टाइम पे सोवियत संघ ने हमारी मदद की। स्पेशली 1971 में क्या हुआ था? 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान हमारी मदद की थी। भारत ने सोवियत संघ की विदेश नीति का अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष मगर महत्वपूर्ण तरीके से समर्थन किया। सन 2001 के रूस भारत सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। फिर है सैन्य। अब हमारे सैन्य मतलब सैन्य संबंध कैसे हैं? सोवियत संघ ने भारत के साथ कई ऐसे समझौते किए हैं जिससे भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण तैयार कर सका। मतलब कि सोवियत संघ की हेल्प से सोवियत संघ ने भारत को काफ़ी हेल्प किया, जिससे भारत सैन्य उपकरण, मतलब कि सैनिकों के लिए यूज़ होने वाले जो उपकरण होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उन्हें तैयार कर सका। भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा देश रहा है। भारत अपने मोस्टली जो हथियार है वो रूस से खरीदता है, और रूस के लिए इसलिए भारत की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि रूस से हथियार खरीदने वाले देशों में भारत का स्थान दूसरे नंबर पे आता है। भारतीय सेना का अधिकांश सैनिक साजो सामान रूस से ही प्राप्त होता है। मतलब कि हमारा ज़्यादातर जो सैनिक का सामान लेते हैं, सैन्य संबंधी जितना भी सामान हम खरीदते हैं, वो सब रूस से होता है मोस्टली। क्योंकि भारत तेल के आयातक देशों में से एक है, इसलिए भी भारत रूस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत रूस से तेल का भी आयात करता है, आयात मतलब खरीदता है, इसलिए भी हमारी भारत की इंपॉर्टेंस सोवियत संघ के लिए ज़्यादा है। India and Russia friends forever. Okay, thank you so much for watching the video, and please don't forget to like, subscribe, and you can share, and you can comment also if you have any doubt, any suggestion, and any problem.